अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक बिगिनर हैं और आप बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम की शुरुआत कैसे करें, हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें कितना टाइम देना चाहिए। ऐसे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि आसानी से आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्वालिफाई बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि उनको प्रॉपर उनके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रॉपर प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। अगर राइट टाइम पे कोई उनको राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट स्ट्रेटजी बता दिया जाए, राइट उनको अप्रोच का पता चल जाए, तो एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पैटर्न। ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, 2 लेवल पे होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होता है उसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और स्टेट लेवल पे हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। जैसे यूपीएससी हो गया, एपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ऐसे कई सारे बोर्ड्स होते हैं और आमतौर से इनका सिलेबस सेम होता है। बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं अगर हम स्टेट लेवल पे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आमतौर से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, दोनों में सिलेबस और पैटर्न सेम होता है, बस माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न 3 तरीके का होता है। 3 स्टेजेस में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज का नाम है प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज का नाम है मेंस एंड थर्ड स्टेज का नाम है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट, जिसमें एग्ज़ाम का नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके सामने एमसीक्यूज़ होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। स्कोर करने के बेसिस पे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं प्रीलिम्स, तो फिर मेंस स्टेज के लिए आप तैयार हो जाते हैं। मेंस का एग्ज़ाम पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें हर चीज़ आपको लिख करके बताना होता है। मेंस में आमतौर से जीएस का पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है और एसए का पेपर होता है, और कुछ कंपलसरी पेपर्स होते हैं। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर थर्ड स्टेज आता है, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है या उसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये फाइनल स्टेज होता है। अब इन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को क्लब करके फाइनल रिजल्ट बनता है और सिलेक्शन होता है। तो ये 3 के एग्ज़ाम का पैटर्न है जो हमें जानना ज़रूरी है। सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, वह है सिलेबस। सिलेबस के बारे में कहा जाता है कि सिलेबस इज़ द बाइबल ऑफ एग्ज़ाम। आपको सिलेबस के हर टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जीएस में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, सीसेट में वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑप्शनल पेपर में वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आपको फोकस करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो सिलेबस है उसे चाहिए कि आपको प्रिंट आउट करिए, प्रिंट आउट करके उसे अपने सामने रखिए और हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। सबसे पहले सिलेबस को जानना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक किस लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे सिलेबस जब आप रिवाइज़ करेंगे, बार बार पढ़ेंगे इसे आप, तो आपको इतना हैबिट हो जाएगा कि जब आप न्यूज़ पर स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने न्यूज़ में देख के लग जाएगा, अच्छा न्यूज़ में ये जो न्यूज़ है ये सिलेबस के पेपर के किस पार्ट से लिया गया है। तो आप आसानी से वो फॉलोअप कर सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपना सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम को पास करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, जिसमें जीएस का डिटेल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो थर्ड स्टेज आता है, वह है आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत हम कहाँ से करें। तो बेस्ट तरीका होता है कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करना इसलिए आसान है क्योंकि एनसीईआरटीज़ में जो लैंग्वेज होते हैं बड़े इजी होते हैं, कंसेप्ट को बड़ा ही सिंपल तरीके से क्लैरिफाई किया होता है, तो एक स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। तो अगर आप एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्डअप करेगा, और इसके बेसिस पे जो आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करेंगे तो उसे आसानी से समझ पाएंगे आप। तो बेहतर तरीका ये है कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहिए। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे बुक्स हैं, तो क्या हमें सारे बुक्स पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टिव बुक्स होते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। जैसे
ज्योग्राफी की बुक्स हो गई, तो ज्योग्राफी की आपके 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ की बुक्स पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हो गई, उसे आप पढ़ सकते हैं। आप हिस्ट्री की बुक हो गई जिसे आप 6 से लेकर 12 तक फॉलो कर सकते हैं। सारी बुक्स नहीं पढ़ना है, ये बुक्स इसलिए पढ़ना है ताकि आपका फाउंडेशन बने। लेकिन अगर पूरा एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साइंस की जो एनसीईआरटीज़ है स्पेशली 6 से लेकर 10 तक उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें एनसीईआरटी से, उसके बाद से जो अदर रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आता है कि आपको रिसोर्सेज कैसा फॉलो करना चाहिए। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सामने रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो रिसोर्सेज कैसा फॉलो करना चाहिए। अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, टू मैनी बुक्स जो है आपको कन्फ्यूजन की तरफ लेकर के जाएगा। रीज़न ये है कि आप इस एग्ज़ाम का पहला रूल ये है कि 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि आपके सामने एक बुक की लिस्ट हो और उस लिस्ट को फॉलो करना है सिस्टमेटिक स्टाइल में, क्योंकि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हज़ारों बुक्स हैं मार्केट में। अब सब पढ़ेंगे तो फिर आपका टाइम ख़राब होगा। तो पहली चीज़ ये है कि आपको एक लिस्ट आउट करना ज़रूरी है कि हिस्ट्री में हमें किसकी बुक्स पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी के लिए हमें किसको पढ़ना है। जैसे बहुत पॉपुलर बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए इस स्पेक्ट्रम को फॉलो किया जा सकता है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ या फिर माजिद हुसैन हो गया। ऐसे कई सारी बुक्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हम लोग आपको दे देंगे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपने रिसोर्स चुना है उसी को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। इसीलिए आप एक बार पढ़ेंगे, उसी को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होगा और बेस भी बनेगा और आपके लिए एग्ज़ाम पास करना में आसानी और मदद साबित होगी। रिसोर्स के अंदर 2 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस एग्ज़ाम को पास करने में। तो पहली चीज़ कि सिलेक्शन ऑफ जब ऑप्शनल करें आप, तो हमेशा ऐसे ऑप्शनल को सिलेक्ट करें जो जीएस पेपर से ओवरलैप करता हो, और दूसरी चीज़ ये कि उस ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट हो या बैकग्राउंड हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जीएस पेपर मेंस का जो होता है उससे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम होता है, ज़्यादा आप मार्क्स नहीं ला सकते। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 50 और 55% ही मार्क्स आते हैं जीएस पेपर में। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा पेपर होता है कि अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो हमेशा ऑप्शनल वो चूज़ करें जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये आपका जीएस पेपर 2 में भी हेल्प करेगा, एसए में हेल्प करेगा, पेपर 4 में हेल्प करेगा और आपका ऑप्शनल में हेल्प करेगा। जैसे आप लेते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा और आपका ऑप्शनल में हेल्प करेगा ये। जैसे आप चूज़ करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा, जो ज्योग्राफी का सेक्शन है। जो जीएस पेपर 3 का जो हमारा इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है वहाँ भी हेल्प करेगा और ऑप्शनल में हेल्प करेगा ये आपको। ऑप्शनल में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्केल करने का, लेकिन जीएस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता। तो हमेशा ऑप्शनल वो चूज़ करें जो आपको हेल्प करे। ऑप्शनल के साथ साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके स्टडी प्लान और स्टडी रूटीन में शामिल होना है, क्योंकि डेली आप जिस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड करेंगे उसी में करंट अफेयर्स को भी शामिल करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज में आपके सामने स्टडी मटेरियल होना चाहिए और साथ ही साथ आपके सामने करंट अफेयर्स के लिए जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स है, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या जो स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं या जो भी आप वेब पोर्टल फॉलो करते हैं उसे आपको लाइन अप करना है। उससे भी आपको डेली 1 और 2 आवर देना है ताकि अपने चीज़ों को फॉलोअप कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 5th इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। बिना स्टडी प्लान के इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और इस वास्ट सिलेबस को लिमिटेड टाइम मैनर में कंप्लीट करना मुश्किल होता है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, डेली, मंथली, वीकली और ईयरली, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एक लॉन्ग जर्नी है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो जो सिलेबस हमारा बड़ा पार्ट है उसको स्मॉल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो डेली का शेड्यूल आप बना सकते हैं कि अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए तो आपको मिनिमम 6 to 8 आवर देना चाहिए। अब ये 6 to 8 आवर्स को आपको डिवाइड करना है कि कितना टाइम आप जीएस पेपर को देंगे, कितना टाइम आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए देंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, और कितना टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए देंगे।
अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं या फिर कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आपको डेली 3 to 4 आवर या 2 to 3 आवर्स मैंडेटरी है, जो इतना देना होगा आपको। तो ये 2 और 3 आवर का जो टाइम आप दे रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए डेली बेसिस पे, ये पूरा डिज़ाइन होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट को अलोकेट कर रहे हैं। इस तरह से आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ये जो रूटीन है ये परफेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है। आपका मोटिवेशन लेवल कहीं बहुत हाई होगा, कभी आपका बहुत ही लो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस आएँ, आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो भी हो। आपको न्यूज़पेपर हर दिन आपके नज़र से गुजरना चाहिए। दुनिया जहान में चल के आ रहा है आपको अच्छे से खबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपके पास रूटीन प्लान होना चाहिए। ये रूटीन प्लान में डेली वीकली क्या करना है वही प्लान होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए कितना टाइम दे रहे हैं आप, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसके लिए कितना टाइम दे रहे हैं, जो आपने प्रीवियस पढ़ा है उसके लिए कितना टाइम दे रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक रूटीन प्लान होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है इस एग्ज़ाम के दरमियान। क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं लेकिन हज़ारों में सिलेक्शन होता है, हज़ारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में सिलेक्शन होता है। आपका अगर सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो सिविल सर्विस में जो अप्लीकेंट होते हैं अराउंड 15 लाख लोग होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 700, 800, 900 और मैक्स टू मैक्स 1000। इससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता। तो ये जो सिलेक्शन वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होता है? टॉपर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करता है, वो नहीं करता है। आपको भी उस मिस्टेक्स को बचना है, उसको नहीं करना है। पहली चीज़, सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जो भी यूपीएससी का सिलेबस है आपके टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस का हर टॉपिक, हर एरिया आपको याद होना चाहिए कि कोई भी अगर इश्यूज़ आसपास में चल रहे हैं तो देख के लग जाना चाहिए ये चीज़ हमारा जीएस पेपर 2 का है, ये जीएस पेपर 3 का है। जैसे अभी इंडिया में कुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कुंभ का जो टॉपिक है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन से पार्ट का होगा? तो हमारे जो जीएस पेपर 1 है तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होगा ये। तो आर्ट एंड कल्चर में इसका हिस्टोरिकल हमारा हेरिटेज है, जो कल्चर हेरिटेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाकुंभ का हैसियत क्या है, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी लीगेसी क्या है, इंडिया में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। तो पहली चीज़ ये कि सिलेबस आपको इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग इज़ द की टू सक्सेस। एग्ज़ाम में मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो पूरा रिटन एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको लिखने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। डेली आपको अपने रूटीन में शामिल करना है कि कम से कम 100 वर्ड्स के एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए। 100 वर्ड्स, फिर 250 वर्ड्स में आपको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि बिना लिखे हुए आप एग्ज़ाम पास करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट और आर्ट कैन बी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। और ये पूरा एग्ज़ाम लिखने वाला स्टाइल पे होता है। आपके पास नॉलेज है, लिखना नहीं आता, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे नॉलेज है, उन्होंने कोचिंग कर रखा है, बहुत सारे बुक्स पढ़ रखा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है देश तक उनका हाथ ही नहीं चलता। और एक आईएएस ऑफिसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है भाई लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको दिन भर ऑफिस में यही काम करना है, फाइल पे साइन करना है, नोटिस बनानी है, नोटिफिकेशन लिखना है, अनाउंसमेंट लिखना है, आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स डिज़ाइन करनी है। तो ये सारी बातें होती हैं और जिसमें आंसर राइटिंग इज़ द मास्टर की। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल रिसोर्सेज इधर पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना है और चूज़ी होना है। हर इन्फॉर्मेशन या हर मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, सेलेक्टिव चीज़ों को चूज़ करना है, उसी को बार बार पढ़ना है, वरना आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। आपका टाइम ऐसे ख़राब होगा कि पता ही नहीं चलेगा मेरा टाइम कैसे ख़राब हो गया। सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से आपको करना है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सक्सेसफुल बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कहते हैं कि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो आप मेंटली फ़िट नहीं होंगे।
ये एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है एक लंबा जर्नी है, और इस लंबे जर्नी में अपने आप को फिट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका डेली रूटीन अच्छे से होना चाहिए, आपका प्रॉपर मील होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना है, आपका डेली वॉक होना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिज़िकली फिट रहेगा। अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। कॉमन चीज़ें कही जाती हैं कि इफ़ यू आर फिजिकली फिट यू विल बी मेंटली फिट। अगर आप मेंटली फिट होंगे तो यू विल बी स्पिरिचुअली फिट। हर इंसान लाइफ में अपना 3 चीज़ अचीव करना चाहता है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मोटिवेट करेगा और आपके टाइम को सेव करेगा। तो आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाती है और आप सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलता है। अभी सिलेबस डाउनलोड कीजिए और अभी से पूरा एक रोड मैप डिज़ाइन कीजिए। टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको एग्ज़ाम ये कब देना है। 2026 का प्लान कर रहे हैं या 2027 का प्लान कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको राइट डाउन कीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट करके सामने रखिए और जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाइए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर आप मैसेज ड्रॉप कीजिए। जो हमारे टीचर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे बात कीजिए। वो आपको मेंटरशिप करेंगे और आपके इस एग्ज़ाम की जो जर्नी है इसमें आपके साथ रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आसानी से एग्ज़ाम को कैसे पास कर जाए। थैंक यू।